वाइस प्रेसिडेंट ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर J&K। हमने यहाँ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर ने यहाँ पे 2 दिन का एक कॉन्फ्रेंस एम्प्लॉइज और वर्कर्स की कॉन्फ्रेंस रखी थी। उसमें बहुत सारे इश्यूज को डेलिब्रेट और डिस्कस किया गया। तो उसमें ये महसूस हुआ कि जम्मू डिवीजन में हमने एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना है जो डिस्ट्रिक्ट में लेके डिस्ट्रिक्ट कमेटीज को फ्रेम करेंगे और जो एम्प्लॉइज के इश्यूज हैं, जो बर्निंग और जेन्युइन इश्यूज हैं, चाहे वो ज़मीनी सतह पे जाके हमें मालूम हो और उनको कैसे रिड्रेस करवाया जाए। उस सिलसिले में मोहतरम मोहम्मद गफूर डार साहब जो हमारे बहुत बड़े पुराने सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर हैं, उनको उनकी सरपरस्ती में उनको चेयरमैन चुना गया। उनको उनकी सरपरस्ती में हम लोग काम करेंगे और उसके साथ साथ में राजेंद्र सिंह जी हैं, हमारे राजेंद्र कुमार जी हैं जो हम जिनको जम्मू डिवीजन का जो है प्रेसिडेंट चुना गया है। हमारे राज सिंह जी जो हैं जो सोशल फॉरेस्ट्री के डिपार्टमेंट से हैं, उनको जो है वो जनरल सेक्रेटरी, और हमारे राकेश बाबू जी जो हैं जो स्किल डेवलपमेंट में हैं जो जिनको पब्लिसिटी सेक्रेटरी, और हमारे नवनीत जी हैं, हमारे करण सिंह जी हैं जिनको एग्जीक्यूटिव बॉडी में रखा गया है और इंशाल्लाह इनके डिस्ट्रिक्ट बॉडी जो बनने वाली है उसमें ये काम करेंगे। तो हमारा मुद्दा जो है TUCC का एक क्लियर कट एजेंडा है, वो ये है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या ऑर्गेनाइज सेक्टर है उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उनके हुकूक को कैसे उनको हुकूक दिलाए जाए, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स के हुकूक हों, चाहे आशा वर्कर्स के हुकूक हों, चाहे स्किल डेवलपमेंट में जो एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं वोकेशनल इंस्ट्रक्टर या बाकी हैं, चाहे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में है, चाहे सोशल फॉरेस्ट्री में है, JAD में है, जिस डिपार्टमेंट में भी है, उनके तो एक तो एम्प्लॉयज़ के इशूज़ को एड्रेस करवाना है और उनके स्टैग्नेशन को रिमूव करवाना है, उनकी पे अनॉमली को रिमूव करवाना है। और उसके साथ साथ में जो इस वक्त महंगाई का बहुत बड़ा दौर चल रहा है जिसमें ये बिल्कुल लीस्ट अमाउंट में लोग काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी की इन्हांसमेंट भी होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में ट्रेड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर जो पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है, जिसमें 28 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, जो 28 लाख से ज़्यादा मेंबरशिप है इसमें। तो आने वाले वक्त में 1 करोड़ से ज़्यादा ये इसकी मेंबरशिप होने वाली है, क्योंकि ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। मेरा सवाल है कि फैक्ट्रियों में ठेकेदारी सिस्टम लागू हो चुका है, तो जो उनको बेनिफिट एक लेबर को मिलनी चाहिए वो उससे महरूम हो जाते हैं, क्या कहेंगे? ये सही बात है कि जो जैसे फैक्ट्री एक्ट है उसमें अगर कोई डिसेबिलिटी आती थी, किसी को मशीन में हाथ कट जाता था, उसको पेंशन मिलती थी, उसको इंसेंटिव्स मिलते थे। तो जब ये थर्ड पार्टी के सिस्टम में हम आ गए हैं, जैसे आउटसोर्स जिसको हम कहते हैं, आउटसोर्स के थ्रू जो आते हैं, तो मगर उसमें भी अगर वो लोग काम करते हैं, अगर उनकी सर्टिफिकेट वहाँ से इशू हो जाती है, उनको भी वो बेनिफिट बराबर मिल सकते हैं अगर वो अपने आप को EPFO में या जो ASI में रजिस्टर्ड करवाते हैं। ESI में उनको जितना भी इंश्योरेंस वगैरह है, जितना भी इलाज होगा, वो उनका चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में हो, चाहे गवर्नमेंट जो इनलिस्टेड हॉस्पिटल है उनमें उनका इलाज हो सकता है। सिर्फ उनमें अपने आप को उसमें इनलिस्ट करवाना है। जिस तरह से PF की बात करें तो ठेकेदार जो है PF तो काट देते हैं, उन मजदूरों का PF जमा ही नहीं करवाते, तो ये एक बहुत बड़ी शिकायत है। हाँ, ये बहुत बड़ा इशू है, ये जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में है। हम ये भी कह रहे हैं कि जो EPFO में का पैसा है, करोड़ों रुपया है, इन थाउजेंड्स करोड़ जो है गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, तो वो तो वर्कर्स के वेलफेयर के लिए लगना चाहिए, उसकी बेटरमेंट के लिए लगना चाहिए। इसके लिए पिछली बार हमने EPFO के कमिश्नर साहब से मीटिंग की है, जिसमें हमारे तिवारी साहब जो SP तिवारी साहब थे, हमारे गिलानी साहब थे, डार साहब थे, मेहता और बहुत सारे और भी लोग थे, जिन्होंने उनके साथ ये क्लियर, और कमिश्नर लेबर कमिश्नर के साथ हमने ये मीटिंग की। उसमें हमने कहा कि जो इनका पैसा है वो इनके वेलफेयर के लिए लगना चाहिए। अगर आप ठेकेदारों से जो हमारे कंस्ट्रक्शन में पैसा कुछ 2% 3% करोड़ों का रुपया जो है वो गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, वो क्यों ना वेलफेयर बोर्ड बन जाए, वो क्यों नहीं इन लोगों के जो है वेलफेयर के लिए लग जाए। तो इस पे काम हो रहा है, इंशाल्लाह इसके लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं हम, जिसमें हम आने वाले वक्त में उन लोगों को बेदार कराना चाहते हैं। इसीलिए जो हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उन लोगों के लिए जो घरों में अनअवेयर हैं, उनको अवेयर करने के लिए, ताकि आप अपने हुकूक की लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर आप खुद नहीं लड़ सकते हैं, आप इस TUC के प्लेटफॉर्म में आ जाइए, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में काम करने वाला बंदा है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क्लियर कट एजेंडा है कि उन लोगों की बात करनी है जो लोग अपनी बात ऐवान तक नहीं पहुंचा सकते। ऑर्गेनाइज सेक्टर को तो बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कुछ बेनिफिट नहीं मिलते। नहीं, जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर ईमानदारी से अपने जो है टैक्सेस भी देता है, क्या उनकी स्टैग्नेशन जो 10 साल 15 साल ये उनके कैरियर प्रोग्रेशन नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर PSC से हमारे डिपार्टमेंट में लोग आए हैं, 18 साल से वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, क्या उनका कैरियर प्रोग्रेशन नहीं होना चाहिए? उनको बेनिफिट ईमानदारी से वो टैक्स देते हैं। 4 लाख 4% लोग आपके पूरे हिंदुस्तान में अगर एम्प्लॉइज हैं,
जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, तो वो तो टैक्स भी आपको देते हैं, वो तो 2 महीने की तनख्वाह भी वापस कर लेते हैं, तो उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, वो हम बात बार-बार करते हैं कि अगर कोई सपोज़ करो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वो कहीं छत से गिर जाता है, उसको कहीं डिसेबिलिटी हो जाती है, तो वो कैसे फैमिली को पढ़ाएगा? अगर चाहे वो स्किल्ड है, चाहे अनस्किल्ड है। तो इसलिए भी हम ये बात करते हैं कि उन उसके लिए एक वेलफेयर बोर्ड जम्मू कश्मीर में बनना चाहिए, जो जो उन लोगों के इश्यूज़ को जो है एड्रेस करवा सके। लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से सरकार ने पेंशन सिस्टम जो है टोटली खत्म करने जा रही है, जिस तरह से पहले होता था वो तो खत्म कर दिया है, जा नहीं रही है, खत्म कर दिया है। तो टोटली खत्म कर दी। इससे एक एम्प्लॉय जो 30-35 साल और सेवा देता है, उसके बाद वो जाता है, उसको बहुत कोई बुढ़ापा जो एक उसका सुना जाए या बहुत जो पेंशन थी वो उसको खत्म कर दिया सरकार ने। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपकी तरफ से आया। देखिए, मुलाज़िम के पास हैंड टू माउथ होता है। मुलाज़िम कोई कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है। मुलाज़िम के पास लिमिटेड रिसोर्सेज़ होते हैं, जो तनख्वाह होती है, उसी से बच्चों को पढ़ाता है, उसी से फैमिली को करता है, उसी से सोसाइटी में चलता है। और उसके पास एक ही एक सिक्योरिटी थी, वो था उसकी फैमिली पेंशन। और जब ये फैमिली पेंशन को 2010 में और हिंदुस्तान में 2004 में इसको ख़त्म किया गया, तो ये अनफॉर्चुनेट था। मैं यही कह रहा हूँ कि ये ईमानदारी से टैक्स भी देता है। और जब इसके पास अब एसआरओ 43 था, उसकी अमेंडमेंट करके अगर उसके घर में कोई और मुलाजिम है तो वहाँ मुलाजिम नहीं लग सकता है। तो ये बहुत सारी अमेंडमेंट्स लाने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट जो इस वक्त की जम्मू कश्मीर की सरकार है, हम उनसे ये अपील करते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, वर्दी जो है हमारे बाकी जो सेक्रेटरीज हैं, चाहे वो फाइनेंस हैं, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग हैं, कि जम्मू कश्मीर के मुलाजमों में पहले ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आई है। तो इसलिए एक तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे हिंदुस्तान में इसको लागू किया जाए, और जम्मू कश्मीर में पर्टिकुलरली इसको लागू किया जाए। और जो जम्मू कश्मीर में हमारे पास एमटीएस स्टाफ है, जिसमें डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान में 18,000, उनका 18,000 है, और जम्मू कश्मीर में 14,000 है। तो ये क्या हिंदुस्तान में अगर काम करते हैं एमटीएस, तो जम्मू कश्मीर में नहीं करते हैं क्या? मेरा सवाल है कि एमएलए एमपी जो एक बार चुन जाते हैं 5 साल के लिए, उनकी पेंशन जो है पूरे बेनिफिट मिलते हैं, वो 5 साल सिर्फ जीते हैं। तो एक मुलाजिम 35 साल काम करता है, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? उसकी वजह ये है, एमएलए एमपी वो खुद सरकार, उनके अपने हाथ में ताकत होती है। तो वो असेंबली में जब वो बिल पेश करते हैं उन 5 साल वालों के लिए पेंशन, उस वक्त ना बीजेपी है, ना एनसी है, ना कांग्रेस है, उधर वो सब इकट्ठे होते हैं। तो इसलिए वो खुद हुक्मरान होते हैं, तो इसलिए लागू करते हैं। जहाँ तक आपने एक सवाल किया कि हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो इन तमाम बेनिफिट से वंचित है, तो उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हमें ऑर्गेनाइज करना है। मसलन जैसे ये जम्मू में इतने होटल इंडस्ट्री है, इस होटल हज़ारों वर्कर हैं हमारे जो अटेंडेंट लड़के होते हैं। इसी तरीके से टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसके अंदर कितने लोग, हज़ारों लोग काम करते हैं। हमारे ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को ले लें, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो कैरियर्स, लोड कैरियर्स, मेटाडोर यूनियंस, ये सब प्राइवेट सेक्टर में है। अगर ये सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, हम तो दूसरे दिन चीफ मिनिस्टर की छुट्टी करवा देंगे। हम तो इनको हुकूमत, हम ऑटो ड्राइवर को चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। लेकिन ये समझता नहीं है। आप कहते हैं सारे केसेस में हम मुजरिम नहीं हैं, ट्रेड यूनियन वाले कोशिश करते हैं, लेकिन जिसके लिए हमें कोशिश करनी है, जो अनऑर्गेनाइज्ड वाला है, वो इकट्ठा नहीं होता है। इकट्ठा हो जाएगा तो सब मसलों का हल हो जाएगा।